वेलकम टू IAS मैराथन एंड हियर गाइस विद अ न्यू लेसन गाइस। दिस इज द सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की। इसके अलावा जो उनका क्या इम्पैक्ट था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। मेंस में आते हैं वाला क्वेश्चन, मेंस में, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा महलवारी सिस्टम था, मैंने आपको पहले लेसन में काफ़ी कुछ बता दिया, तो प्लीज़ जाओ उसको अच्छे से देखना। पूरा बैकग्राउंड समझा रखा है, कॉन्सेप्ट भी थे उसमें, पॉलिसीज़ भी थी, वो समझा हमने। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो महलवारी सिस्टम है, राइट। महलवारी सिस्टम क्या है? अब अंडर दिस सिस्टम देखना, आप इसके नाम से समझ जाओगे। इसके नाम को अगर आप बेसिकली मतलब नाम को अलग करके देखोगे तो जिसमें आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखो, अंडर दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इज द विलेज और द महल, ठीक है। तो यहाँ पर विलेज को ही महल कहा गया है, ठीक है। और मतलब ये एस्टेट के तौर पर काम करता था उनके लिए। एंड द विलेज लैंड बिलोंग्स जॉइंटली टू द विलेज कम्युनिटी। अब विलेज की जो लैंड है वो जॉइंटली किसको बेसिकली किसको बिलोंग करेगी? विलेज कम्युनिटी को। टेक्निकली कॉल्ड द बॉडी ऑफ द कोशेयर, इसको हम बोलते हैं द बॉडी ऑफ द कोशेयर्स, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो। द बॉडी ऑफ द कोशेयर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब देखो क्या होता था, एक ज़मीन है उसको ओन कर रही है पूरी विलेज कम्युनिटी। अब इसके अंदर से जो लैंड रेवेन्यू निकाल करके देना पड़ेगा किसको? ब्रिटिशर्स को, जो लैंड जमींदार थे उनको। तो वो ये सब मिल करके देंगे वो, ठीक है। और जो ये सब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए जॉइंटली देंगे। दोज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो देयर, यानी कि दो मतलब जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी रहती है यहाँ पर। यानी कि मान लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर सबकी लैंड अलग अलग है, लेकिन वो सब विलेज कम्युनिटी के तौर पर यहाँ पर वर्क करते हैं। यस, इफ़ एनी को शेयर अबंडेंस इज लैंड इट इज़ टेकन ओवर बाय द विलेज कम्युनिटी एज होल। देखो, अगर किसी ने अपनी ज़मीन छोड़ दी, अपनी ज़मीन का हिस्सा छोड़ दिया, तो उसको कौन ले लेगा? आपका जो विलेज कम्युनिटी वो ले लेगी, ठीक है, वो टेक ओवर कर लेगी। द विलेज कम्युनिटी इज़ द ओनर ऑफ द विलेज। और जो कॉमन लैंड है ना, उसकी ओनर कौन है? आपके विलेज कम्युनिटी। इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट लैंड एंड द पास्चर्स। यहाँ देखिए पास्चर और फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली कोई इसको जो है क्लेम नहीं कर सकता। यस, अब बात करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत क्या होता है मैंने आपको बता दिया था लास्ट सेशन में, चिंता करो इसमें बताऊंगा। अब देखो, ब्रिटिश रूल यहाँ पर आया साउथ और साउथ वेस्टर्न इंडिया में। एक नई प्रॉब्लम लेकर के आया, वो था लैंड सेटलमेंट का। यस, लैंड सेटलमेंट का। अब द ऑफिशियल्स बिलीव दैट इन दिस रीजन्स there were no zamindar with the large estates with whom settlement of the land revenue could be made, and that the introduction of the zamindari system would upset the existing system. देखो, कुछ ऐसे पार्ट थे इंडिया में जहाँ पर इनको ऐसा लगा ब्रिटिशर्स को कि यार यहाँ पर तो जो है जमींदार जो कि बड़े बड़े स्टेट्स को ओन करते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे अपने लिए। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर कुछ नया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर के आते हैं ताकि इससे क्या करें, हम रेवेन्यू को ले सकें। सो मेनी मद्रास ऑफिशियल्स लेड बाय द रीड एंड द मुनरो, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। रीड और मुनरो रिकमेंडेड दैट द सेटलमेंट शुड देयरफॉर बी मेड डायरेक्टली विद द एक्चुअल कल्टिवेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पर जमींदारों को लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कल्टिवेटर से बात करते हैं अपन जो उगाता है। यस, अब दे ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द कंपनी वॉज अ फाइनेंशियल लूजर, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट आपको पता है, मैंने बता दिया था लास्ट सेशन में, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देखो। अब इसमें क्या था, फाइनेंशियल यूजर एज इट हैड टू शेयर द रेवेन्यू विद द जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत सारे जमींदार बना दिए। आपको पता है कि एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आ गया था। शेयर जो जमींदार के अंदर जमींदार, जमींदार के अंदर जमींदार, बहुत सारे लोग आ चुके थे, ठीक है। अब इसमें ये बात थी कि जो कंपनी थी वो फाइनेंशियल यूजर ऐसे थी कि इसको रेवेन्यू शेयर करना पड़ता था जमींदार के साथ, है ना, और वो कम रेवेन्यू आता था कंपेरेटिवली, है ना। एंड कुड नॉट क्लेम द शेयर्स ऑफ द ग्रोइंग इनकम फ्रॉम द लैंड। यस, ये भी बात है ना, ये जो है लैंड से उगने वाली को भी क्लेम नहीं कर सकते थे। मोर ओवर द कल्टिवेटर वाज लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द जमींदार। ये भी बात थी कि जमींदार जो है वही यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क प्ले कर रहा था। जिस हु कुड ऑपरेस हिम एट विल, क्योंकि जो कल्टिवेटर्स है उनको कौन ऑपरेस कर रहा था? जमींदार। अंडर दिस सिस्टम एवरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ लैंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड। अब देखो, इस वाले सिस्टम में क्या था कि जो होल्डर था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ proprietor of the land and is held responsible for the direct payment of the land revenue to the state को यहाँ पे जो colonial state है। yes, अब he has the right to sublet his land holding to transfer mortgage or sell it। yes, इन पे ये राइट आ चुका था, बहुत तगड़ी बात है ना, बड़ी बात। mortgage और sell it। he is not evicted from his holdings by the government so long as he pays this। yes, जब तक आप पैसे नहीं दे दोगे जो गवर्नमेंट ने डिमांड किया, कैसे मिल जाएगी आपको ज़मीन? आपकी नहीं। उसके ऊपर से वाली राइट्स भी दे दी उनको, लैंड होल्डिंग, ट्रांसफर, मॉर्गेज, सेल का, ठीक है। तो ये था रैयतवाड़ी। यहाँ पर डायरेक्टली जो कल्टिवेटर होता है ना उसको रैयत बोलते हैं। अब सुनना बड़ी बात, इम्पैक्ट क्या है?
इम्पैक्ट जो है यही पूछा जाता है आपसे बेसिकली, ठीक है। अब रियोत वाली आएगा आपके एग्जाम में और उसके इम्पैक्ट आएंगे, तो आपको क्या करना है, रियोत वाली बताना है बिल्कुल 2 से 3 लाइन में, ठीक है, पॉइंट भी बता सकते हो आप, अच्छा लगता है। बट इम्पैक्ट आपको जो है थोड़ा डिटेल बताना पड़ेगा, इसलिए हम इम्पैक्ट थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो रियोत सेटलमेंट डिड नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एज अ सिस्टम ऑफ पीजेंट ओनरशिप, है ना, पीजेंट की ओनरशिप का नहीं था ये, बल्कि था ये पीजेंट सून डिस्कवर्ड दैट द लार्ज नंबर ऑफ द जमींदार हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन जाइंट जमींदार, जो कौन था आपका, द स्टेट। इन्होंने सोचा, मतलब ये बेसिकली इम्पैक्ट था कि पीजेंट को ये लगा कि अब बहुत सारे जो जमींदार थे उनको तो हटा दिया, लेकिन एक बड़ा जमींदार आ गया, वो कौन है, आपका स्टेट, है ना। अब द स्टेट वर मियर गवर्नमेंट टेनेंट्स, अब ये सॉरी दे ये जो रियोत से वो सिर्फ एक टेनेंट्स बन करके रह गए थे, यानी टेनेंट्स यानी क्या, जो जोतते बस खेत को आकर के उगा करके जाते वो, हुज लैंड वॉज सोल्ड इफ दे फेल टू पंचुअली पे लैंड रेवेन्यू। अब पहले रेवेन्यू के लिए इनको बस जो जुल्म से सहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आप, क्योंकि पहले ओनरशिप भी नहीं थी इनके पास, लेकिन ज़मींदार जो थे वो उनको ला करके देते थे स्टेट्स को पैसा, है ना, उनकी जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी, वो ज़मींदारों की जिम्मेदारी, ठीक है। अब यहाँ पर तो इनके भाई इनको अब इन्होंने लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं दिया, तो इनका रेवेन्यू तो जाएगा ही, इनका ग्रेन भी जाएगा, इनकी लैंड भी जाएगी। इन फैक्ट द गवर्नमेंट लेटर ओपनली क्लेम दैट लैंड रेवेन्यू वाज रेंट एंड नॉट अ टैक्स। अब देखो इतना भी कह दिया इन्होंने ओपनली कि ये कोई टैक्स नहीं है, रेंट है आपका, हमारा रेंट, मतलब रेंट, समझ रहे हो, रेंट ये कह रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो अपन अपनी चीज़ पे देते हैं, ठीक है, लेकिन रेंट देते दूसरे की चीज़ पे रहने में, यस। तो इतनी बड़ी बात बोल दी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। द रियोस राइट्स of ownership of his land were not negated by the देखो 3 अदर फैक्टर है ना। देखो द मोस्ट एरिया इन मोस्ट एरियाज द लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड वाज एक्सॉर्बिटेंट, इन मोस्ट एरियाज द लैंड रेवेन्यू फिक्स वाज एक्सॉर्बिटेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ एरियाज ऐसे थे जिसमें मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज ऐसे थे जिनमें जो लैंड रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा था, बहुत हद से ज़्यादा अधिक, एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा अधिक। द रियोट्स वर हार्डली लेफ्ट विद द बेयर मेंटेनेंस, ठीक है। तो दूसरा ये है कि कुछ मेंटेनेंस के लिए भी इनके पास जो था कुछ रहता नहीं था इनके पास, ठीक है। फॉर इंस्टांस इन मद्रास में देखो, मद्रास में जो मद्रास गवर्नमेंट थी क्लेम द फिक्स्ड एज हाई एज 45 to 55% ऑफ द ग्रोस प्रोडक्शन एज द सेटलमेंट, ठीक है। और ये तो फिर भी कंपेरेटिवली कम है, और भी ज़्यादा अलग अलग डिफरेंस थे अलग अलग जगह पर, ठीक है। द सिचुएशन वॉज नियरली एज बैड इन द बॉम्बे, यस। अब द बॉम्बे सेकेंड है, द बॉम्बे रिटेन्ड द राइट, द गवर्नमेंट रिटेन्ड द राइट टू इनहेंस द लैंड रेवेन्यू एट विल। अब इन्होंने कहा था कि हमारी जब मर्जी होगी हम, है ना, जो है रेवेन्यू को इनहेंस कर देंगे, मतलब ये हमारा राइट है इनहेंस लैंड रेवेन्यू को इनहेंस करने का, तो हम कर देंगे, ठीक है। दूसरे ठीक है, तीसरा है द रियोट्स हैड टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन इज प्रोड्यूस वाज पार्शियली और ओनली डिस्ट्रॉयड बाय द ड्रॉट। कुछ भी हो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ये है मतलब, यानी कि चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सूखा पड़ जाए, वॉट एवर द कॉजेज यू माइट फेस, ठीक है, ड्यूरिंग योर कल्टिवेशन, है ना, उनको कोई मतलब नहीं था इससे, उनको बस चाहिए था उनका फिक्स प्रोड्यूस, चाहे आप कहाँ से भी करें, डेट करें कि क्या कुछ भी करें। अब रीज़न क्या था, हाँ, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नया वाला जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, उसके पीछे के रीजंस देखो फटाफट से। इसका रीज़न था कि बोथ द जमींदारी एंड द रियायतवारी सिस्टम डिपार्टेड फंडामेंटली फ्रॉम द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम ऑफ द इंडिया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो है ये डिपार्ट करते, जो फंडामेंटली ट्रेडिशन सिस्टम था अभी तक चलता हुआ आ रहा था, कन्वेंशनल सिस्टम, उससे डिपार्टेशन जो इनका होने लगा था। द ब्रिटिश क्रिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, ठीक है। पहले तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कम्युनिटीज लैंड होती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया इन लैंड, इन विच अ वे दैट बेनिफिट ऑफ द इनोवेशन डिड नॉट गो टू द कल्टिवेटर, है ना, सबसे बड़ी बात। अब ऑल ओवर द कंट्री लैंड वाज नाउ मेड सेलिएबल, यानी कि जितनी भी कंट्री में अब लैंड है वो सबको सेल किया जा सकता है, ठीक है, एलियन किया जा सकता है और मॉर्गेजेबल है, ठीक है। दिस डन प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यू। सिंपल बात, इफ लैंड हैड नॉट बीन मेड ट्रांसफरेबल और सेलिएबल द गवर्नमेंट वुड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज द रेवेन्यू, क्योंकि उनके पास कोई डिटरेंसी फैक्टर नहीं होगा अगर वो सेल नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, एंड कल्टिवेटर कैसे देगा उनको, है ना। अब who had no saving or possessions out of which I have to pay, yes। अब now he could borrow the money from the security of the land and even the sale part of it to pay the land revenue। मैंने कहा आपसे कि अब वो चाहे कितना भी डेट कर लें, चाहे अपनी लैंड का कोई हिस्सा बेचे या फिर उसको मॉर्गेज पे दे दे या कुछ भी सा सिक्योरिटी के तौर पर रख करके आए और इसका जो है लैंड रेवेन्यू चुकाएं। और हर बार ऐसा होता था, अगर उसने ऐसा करने से मना करता तो गवर्नमेंट कुड एंड ऑफन डिड ऑक्शन इज लैंड एंड रियलाइज द अमाउंट। अब कहते थे कि चलो ठीक है तुमको नहीं देना, गवर्नमेंट कहती थी अगर तुम नहीं चुका पाते हो तो आपकी लैंड को ऑक्शन किया जाएगा, उससे पैसे निकाले जाएंगे,
ठीक है। अब अनदर रीजन ये था फॉर इंट्रोड्यूसिंग द प्राइवेट ओनरशिप इन लैंड वॉज प्रोवाइडेड बाय द बिलीव दैट ओनली राइट ऑफ द ओनरशिप वुड मेक द लैंडलॉर्ड्स और द रियोट एग्जैक्ट हिमसेल्फ इन मेकिंग ओह शिट, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात करते थे कि जो ये ओनरशिप था और जो राइट ऑफ ओनरशिप है ये सब जब ही लैंडलॉर्ड को जो बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा जब रियोट्स एग्जर्ट करेगा बेसिकली कि हमको इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक, मतलब ये राइट्स जो ओनरशिप है यही जो है लैंडलॉर्ड और रियोट को एग्जर्ट करने की लिए कोशिश करेगी अपने आप को, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। अभी लास्ट पार्ट है इसका जो हमारा रेवेन्यू वगैरह का अच्छा और इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। इसके बाद हम देखेंगे जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो अब यहाँ इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट जितना भी आया पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो था रेवेन्यू सिस्टम का, एक्सेसिव स्टेट डिमांड कपल्ड विद न्यू जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब पूरी तरीके से खाया इन्होंने इंडियन रूरल इकोनॉमी को, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम वैसा लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैसा लिया है, इकोनॉमिक सिस्टम वैसा लिया है, रेवेन्यू सिस्टम वैसा लिया है, बस सब चीज़ें थी। ये अपसाइड डाउन विद द विलेज पंचायत डिप्राइव्ड ऑफ द टू मेन फंक्शन। अब विलेज पंचायत को इन्होंने डिप्राइव कर दिया यहाँ पर, ठीक है, जो उनके मेन फंक्शन थे उनसे भी। पहला था कि जो लैंड सेटलमेंट है और दूसरा था जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आता है आपका पटेल मेयरली एक्टिंग एज अ गवर्नमेंट, मतलब जो वहाँ के पटेल होते थे, पटेल पंचायत सरपंच टाइम मान लो, लेकिन वो पटेल होते थे ना। मेयरली एक्टिंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। अब इसको देखो इतना सीमित कर दिया कि ये सिर्फ जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा। एंड द ओल्ड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ द विलेज कम्युनिटी ब्रोक डाउन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने बेसिक बुनियादी लाइवलीहुड सिस्टम पर अटैक करके आपने जो ओल्ड ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम चलते आ रहे थे पॉलिटिकल सोशल फ्रेमवर्क कम्युनिटीज़ का, उनको ख़त्म कर चुके थे टोटली। अब द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड ट्यून्ड लैंड इनटू द मार्केट कमोडिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई ना, लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अब उसका कारण क्या हुआ? बस वही बात आ गई कि मेरी ज़मीन कुछ भी करूँ तो उसको मार्केट कमोडिटी बना दिया गया। यस, अब वो जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं। चेंजेस केम इन द सोशल रिलेशनशिप, न्यू सोशल क्लासेस लाइक द लैंडलॉर्ड ट्रेडर्स, नई सोशल क्लास बन करके आई यहाँ पर, देखो है ना। इसमें लैंडलॉर्ड थे, ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, लैंडेड जेंट्री थे, ठीक है, बहुत सारे थे इसमें, है ना। द क्लास ऑफ द रूरल प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का मतलब पता है आपको क्या होता है? मैंने आपको पता है पहले इन मार्क्स की हम जब बात कर रहे थे प्रोलेटेरिएट के बारे में, उसके बारे में बताया कि ये जो बेसिकली जो पीजेंट क्लास होती है, वर्कर क्लास होती है वो। यस, द पुअर पीजेंट्स प्रोप्राइटर, द सब टेनेंट, एग्रीकल्चरल लेबर मल्टीप्लाइड इन नंबर, है ना। अब द क्लाइमेट ऑफ द कॉपरेशन ग्रेजुअली गेव प्लेस टू द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिशन। देखो पहले कितनी बड़ी बात की है, विलेज कम्युनिटीज़ होती थी, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि किस तरीके से कोऑपरेशन पे बात करते थे, लेकिन अब आ गया था कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म का एक थोड़ा सा जो है मिस हम कह सकते हैं मिस एडवांटेज है इंडिविजुअलिज्म का। यस, अब कम्युनिटेरियम इसको करते हैं क्रिटिसाइज बहुत बड़ी तरीके से, है ना। द प्री रिक्विसाइट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर वर क्रिएटेड, फर्दर न्यू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी इकोनॉमी एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ये सब फैक्टर्स जो है ये बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर को बुरी तरह से ख़राब करने वाले सिस्टम थे। यस, अब आते हैं आपकी बात ऑफ एग्रीकल्चर, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लिंकेजेस इन द वर्ल्ड मार्केट, ये सब न्यू डायमेंशंस लेकर के आए थे, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया? इसने किया डिसइंटीग्रेशन कर दिया विलेज इकोनॉमी का, है ना। तो ये बात है रखना। यस, अब हम इसमें देखेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। फिर इसके बाद इसके क्या एस्पेक्ट्स रहे, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, एक क्विक ओवरव्यू देखो पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट का किस तरीके से। इसके बाद बहुत ही मज़ेदार आने वाला, आपको डिबेट्स बताऊँगा, हिस्टोरियंस के क्या सेइंग्स थे, क्या स्टेटमेंट्स थे, है ना, क्या रियलिटी बताऊँगा मैं आपको। लेकिन उसके पहले ये सुनो बहुत ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ। हाँ गाइस, थोड़ा सा जो है आज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि जो है पेन मेरे पास जो है नहीं, ठीक है, वो पता नहीं कहीं पे रखा हो गया, ठीक है। उसको मैं ढूंढ करके आपको फिर अगले लेसन में वापस से स्टार्ट करूँगा। लेकिन अभी प्लीज़ जो है आप इससे जो है थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। यस, देखो सबसे पहले क्या है इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो ब्रिटिशर्स का है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो इंडिया में पड़ा। यस, इसमें क्या हुआ कि जो मेजर डिफरेंसेस थे, पहले तो ब्रिटिश कॉलोनीज के, है ना, और जो अर्ली उसमें वो डिफरेंट था, अर्ली इन्वेडर्स जो थे उनमें, ठीक है। चलो आपको सीधा बताता हूँ मैं, हिस्टोरियंस कहते हैं, हिस्टोरियंस का कहना है कि 23% पूरे वर्ल्ड का, ध्यान सुनना, 23% पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इंडिया थी। इंडिया कैप्चर कर रखा था 23 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पे, याद रखना। अब जब ब्रिटिश छोड़ करके गए, ठीक है, यानी कि 1947 की अगर हम बात करें
तो लगभग 3% थे हम मात्र। सोचो 23% है, 23% से 3% तक लाने की कला किसमें थी? ब्रिटिशर्स में। ठीक है, उन्होंने खुद की स्टेट्स को आगे बनाया आगे। ठीक है, ब्रिटेन को। एक तो ये बात। अब है जो डिटेल अगर हम सर्वे देखें इसका, तो पहला तो आपका आता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इन्होंने। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पड़ता है। पहले तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इन्होंने, पहले तो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस थे उनको पूरा तरीके से ख़त्म कर दिया। तो उसमें पहला फैक्टर आता है आपका वन वे फ्री ट्रेड। वन वे फ्री ट्रेड, ठीक, वन वे फ्री ट्रेड है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली वही चीप मशीन्स आती थी, है ना, पूरी फ्लड कर दी थी पूरे इंडिया में। ठीक है, और चार्टर एक्ट के बाद, यानी कि चार्टर एक्ट आया था 1813 में। ठीक है, तो उसमें वन वे फ्री ट्रेड कर दिया था ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो एक्सपोर्ट है बहुत हाई टेरिफ लगते थे और इंपोर्ट में बहुत कम टेरिफ लगते थे, ताकि इंडिया के मार्केट में वो फ्लड कर सके। और इनके जो इंडियन आर्टिसंस की हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, बेसिकली हैंकी बहुत फेमस था इंडिया का वहाँ पर। ठीक है, जो प्योर सिल्क से बनता था, मलमल, ठीक है, उसके मलमल से। ठीक है, तो वो वहाँ बहुत फेमस था, उसको भी इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया टोटली। अब बात आती है दूसरा, कोई स्टेप नहीं लिया इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ बढ़ाने में। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप इन्होंने यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, और वन वे फ्री ट्रेड कर दिया इन्होंने। उसके बाद आता है आपका जो पहली बात तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यूरोप में ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा था। ठीक है, और स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन से। ठीक है, और जर्मनी में भी, ब्रिटेन और जर्मनी आर द मेन जो है सबसे बड़े एडवांटेज है उनको, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। और ये भी कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको फाइनेंस इंडिया ने किया है। यस। उसके बाद आता है आपका रूरलाइजेशन। ठीक है, रूरलाइजेशन से मतलब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब जो मेन सिटीज़ थी ना उनका तो पूरी तरीके से डिक्लाइन किया जा चुका था पहले से ही। ठीक है, जो मेन प्रेसिडेंसी थी बस वही थी। अब विलेजेस से लोग मूव हो चुके थे, और मतलब विलेजेस में हो चुके थे, मतलब विलेजेस की तरफ आ चुके थे, है ना। प्रोफेशन छोड़ देते उन्होंने, क्यों? क्योंकि अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी भयंकर थी, लो वेजेस पे काम कर रहे थे लोग, है ना। अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के उनको फोर्स किया जाता था सिटीज़ में। ठीक है, अब लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था अर्बन में, तो ओवरबर्डन हो चुका है। इधर जब ये आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि रूरल में जब ये आए, तो जो एग्रीकल्चर था वो ओवरबर्डन हो चुका था। ठीक है, तो इससे वो पॉवर्टी बढ़ गई उस टाइम की। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है आपका इम्पोवरिशमेंट। ये फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट है आपका, बताता हूँ मैं। सेकंड पॉइंट है आपका जो इन्होंने पीजेंट्री को इम्पोवरिश किया। ठीक है, इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। पहली बात तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट लेकर के आए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आइए। ठीक है, पूरा समझा चुका हूँ परमानेंट सेटलमेंट, इस लेसन में मैंने बताया आपको। ठीक है, मालवाड़ी और ये सब है ना, तो वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करना है। उसके अलावा ट्रिपल बर्डन था इन पे, ट्रिपल बर्डन। पहला तो कौन? पहला तो है आपका जो गवर्नमेंट है। दूसरा कौन? दूसरा आपका ज़मींदार। ठीक है, तीसरा कौन? जो मनी लेंडर है, यानी कि मनी जिससे लेकर के ये देखो इन्होंने पैसे लिए इससे, है ना। अब इससे लेकर के इन्होंने दिए ज़मींदार को, और ज़मींदार ने दिए गवर्नमेंट को। और मैंने आपको बताया था मालवाड़ी सिस्टम में तो जो है पीजेंट्स को डायरेक्ट देना पड़ता था गवर्नमेंट को। यस। आपको शशि थरूर की एक बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस में बताता हूँ उसको, अगर आपने कभी पढ़ी हो उसको तो आपको पता होगा कि 27% से 2% तक कैसे लेकर के आया ब्रिटिश रूल इंडिया में, ये बताओ हमको। तो दूसरा आता है, इन्होंने ये भी कहा था कि द स्टोरी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की उस टाइम की बात कर रहे हैं, वॉज ऑफ डिस्पोजिशन, समझ रहे हो ना, डिस्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफीट। यस, इनका ये कहना है, बहुत बड़ी बात है गाइस ये, है ना। तो ये शशि थरूर की बात है। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स देखो, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं आपके जो इमरजेंस ऑफ द इंटरमीडिएरीज है। ठीक है, इंटरमीडिएट, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज, सब इंटरमीडिएरीज, कितने सारे इंटरमीडिएरीज थे मैंने आपको लास्ट में बताया था, पता होगा आपको। मज़ा आया कि नहीं आया उसको समझने के बाद? हाँ, इंटरमीडिएरीज। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके एग्रीकल्चर का डिटोरिएशन किया इन्होंने, एग्रीकल्चर का टोटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे। ठीक है, टोटली डिस्ट्रॉय कर चुके थे एग्रीकल्चर को, है ना। मतलब इन्वेस्ट तो करता नहीं था उसमें कुछ भी, है ना। उस तरीके से सब इन्फ्यूडेशन कर रखा था, फ्रेगमेंटेशन, है ना, ओवरबर्डन सब हो चुका था इसका। तो उसके बाद फेमाइन एंड पॉवर्टी, फेमाइन एंड पॉवर्टी। ठीक है,
अब इसके अंदर मतलब बहुत सारी देखो रेगुलर फेमाइन आती थी यहाँ पर, वो आर्टिफिशियल होती थी, बड़ी बात रहती है, ठीक है। 1850 से लेकर के 1900 तक, ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1800 से लेकर के 1900 तक, 1850 से लेकर के इन 50 सालों में 2.8 करोड़ पीपल 2.8 करोड़ पीपल जो है वो डाइड, यस, ड्यू टू दिस फेमाइन, यस, आर्टिफिशियल फेमाइन। अब उसके बाद आता है आपका अगला फैक्टर, उसके बाद आता है आपका अगला फैक्टर जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको पहले ऊपर ये वाली बात, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या था कि जो मतलब ये हम एग्रीकल्चर को कैसे मान रहे थे, अ वे ऑफ लाइफ, यस, बिजनेस नहीं मान पाते थे हम इसको कभी भी, हमारा कल्चर में ही नहीं था ये, हम इसको वे ऑफ लाइफ मान करके अपनी एक्टिविटीज़ को किया करते थे। लेकिन अब इन्होंने इसको कमर्शियल कंसिडरेशन में लेकर के आए, इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के गए, इनके जो ये कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयलसीड, शुगर केन, तंबाकू, ये सब लेकर के गए, इनको कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स पर ज़्यादा फोकस किया, कमर्शियल क्रॉप्स पर, ना कि फूड ग्रेन्स पर, कमर्शियल क्रॉप्स पर ज़्यादा फोकस किया। इंटरनल ट्रेड बनाया, कम्युनिकेशन थोड़ा इंप्रूव किया था ताकि रेल रोड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सके, ठीक है। और ये टोटल वही ब्रिटिश फाइनेंस बढ़ सके और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इंडियन पीजेंट्स और कमर्शलाइजेशन को एज अ फोर्स प्रोसेस के तौर पर देखते थे इंडियन पीजेंट्स को, ठीक है। अब इसका एक प्रूफ है मेरे पास, वो है मैकाओले खुद कह रहा था, मैकाओले ने खुद क्या कहा है, मैकाओले खुद कह रहा था कि जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, वो फोर्स करते थे वहाँ के नेटिव लोगों को कि जो है चीप, मतलब चीप में अपना जो सामान है वो चीप में बेचें, ठीक है, चीप प्राइजेस में। अब इनॉर्मस फॉर्च्यून्स वर दस रैपिडली एक्यूमुलेटेड इन द कैलकाटा व्हाइल 30 मिलियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग वर रिड्यूस्ड टू एक्सट्रीमली और ऑफ रेस्टलेसनेस, यानी कि इस चीज़ के कारण 30 मिलियन, ठीक है, लोग जो है कलकत्ता, सिर्फ कलकत्ता में जो है पॉवर्टी के लिए हद के पार, एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंच चुके थे। दे हैड नेवर हैड टू लिव अंडर द टायरनी लाइक दिस, ठीक है, इनको रहना नहीं था, ये बोलते हैं मेकअप, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो उसका, ठीक है। अब बात आती है आपकी न्यू कमर्शियलाइजेशन ट्रेंड बना दिया इन्होंने, ठीक है। कल्टीवेटर कोई था उसको पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है, और हार्डली जो है ये इसको एक्सेप्ट कर पाते थे। अब बात आती है आपकी उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री है ना, जो इंडियन इंडस्ट्री उसका डिस्ट्रक्शन किस तरीके से इन्होंने किया वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, कारपेट इंडस्ट्री थी, वो सब खत्म कर चुके थे टोटली, यस। उसके बाद देखिए इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल मीट खोलना स्टार्ट किया, है ना। ऐसी बात नहीं, इंडियन की जो इंडियंस थे उन्होंने भी खोलना, जैसे कि आपके बताता हूँ मैं, कावसजी नानभॉय, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जूट मिल खोली थी, है ना, 1855 में, इस तरीके से, और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मेन पॉइंट है, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, इसकी बात करनी है हमको। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मानते हैं हम मॉडरेट्स का, ये वाला, ये तो माननी पड़ेगी, मॉडरेट्स की वाली बात जो सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म करके दिया हमको, ठीक है, कॉलोनियलिज्म का। अब द इकोनॉमिक नेशनलिज्म as it is often referred to become the major theme that developed further during the subsequent period of the nationalistic movement and to a large extent influenced the economic policies of the Congress government। देखो इसके ही यही कारण है जो इंडिपेंडेंट, देखो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी उसमें काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी ऐसे मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने उस टाइम पे जो सहा है हमको वो नहीं सहना है और हमारी कंट्री को उस चीज़ से बेसिकली वॉकआउट करना है। अब बात ये आती है कि क्या उनसे इन्फ्लुएंस थी, क्या बिल्कुल थी, है ना। हमको उनके रिएक्शन में ही क्यों ना लेकर के आनी पड़ी, लेकर के हमने ये किया, ठीक है। तो उनके रिएक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट की ये वाली जो पॉलिसीज़ थी, इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ थी, वो इससे इन्फ्लुएंस थी। अब 3 मेन, मतलब ये जो हमारा इकोनॉमिक नेशनलिज्म दिया, ठीक है। अब 3 नेम्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन दिस एस्पेक्ट, दादा भाई नारोजी, उसके बाद अलावा जस्टिस M.G. राणा थे, जो महादेव गोविंद राणा थे, और R.C. दत्त। गाइस तीनों ही बहुत ही बड़ी पर्सनालिटीज़ उस टाइम की और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन थे, ठीक है। और जस्टिस M.G. राणा के बारे में तो काफ़ी कुछ देखा है ना, महादेव गोविंद राणा, ठीक है। अब R.C. दत्त हुए थे एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, ठीक है, एंड हु पब्लिश द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 2 वॉल्यूम्स। ये आस्पेक्ट देखो इसके, The main thrust of the economic nationalism was on the Indian poverty created by the application of the classical economic theory of the free trade। देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन पे उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और बहुत सारे लोग भी थे उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम की, यस। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी होती है फ्री ट्रेड की उस पर मेन फोकस किया। अब देयर मेन आर्ग्यूमेंट वॉज दैट ब्रिटिश कॉलोनिज्म हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इन द 19th century बाय jettisoning the older and the direct modes of the extraction through plunder, tribute and mercantilism, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात, ठीक है।
उसके अलावा जो इन फेवर ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड एंड लेस विजिबल मेथड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन थ्रू फ्री ट्रेड एंड द फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत बड़ी मात्रा में कर रखा था। ये सब उजागर किया आपके इकोनॉमिक नेशनलिस्ट लोगों ने। अब ये जितनी भी इन्होंने हरकतें की ना, उन सब का रिजल्ट ये आया कि इंडिया जो है वो सप्लायर ऑफ द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ बन करके रह गया, एंड कंज्यूमर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड बन करके रह गया उस टाइम पे। मतलब जो मदर कंट्री है हमारी, ठीक है, यानी कि जो हमारी मदर कंट्री थी, जो ओन करता है ना बेसिकली वो मदर कंट्री होता है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हम ही कंज्यूम कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, अब इंडिया वॉज दस रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ ए डिपेंडेंट एग्रेरियन इकोनॉमी एंड अ फील्ड ऑफ द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये बन चुका था। यस, अब the key to the India's development was industrialization with the Indian capital, while the investment of the foreign capital meant drainage of the wealth। drain of wealth अभी डिस्कस करेंगे हम आगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। through the expatriation of the profit, पूरा प्रॉफिट छीन चुना करके लेकर के जाते हैं, ये ब्रिटेन में रख देते हैं जा करके, है ना। तो ये बात कर रहे हैं इसके अंदर। द ड्रेन थ्योरी वाज इन फैक्ट द की थीम ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब ड्रेन थ्योरी पढ़ लेंगे हम इसके बाद। ठीक है गाइस, तो अगले लेसन में मिलते हैं हम पक्के से। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्रिटिक देखेंगे पहले तो कॉलोनियलिज्म का। बहुत अच्छी डिबेट है, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको सुनने के बाद, और अपने आंसर पे 4 चांद लगा दोगे आप इसके बाद, मेरी गारंटी है आपसे। यस, तो ये देखेंगे फिर इम्पैक्ट क्या हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ठीक है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे तो वो देखेंगे। तो गाइस प्लीज़ IAS मैराथन प्लीज़ भूलना मत, सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगता है प्लीज़, है ना। और अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आते हो, चिंता मत करो, जितने भी हो सकेंगे हर चीज़ लेकर के आऊँगा, पूरे ऑप्शनल के कोर्स फ्री कर दूंगा, पूरे मटीरियल फ्री कर दूंगा आपके लिए, हमेशा से प्रॉमिस किया आपसे। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, और प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो, ये हमारी अपील है आपसे। ठीक है, फ्री एजुकेशन को प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो पूरे इंडिया में। ठीक है, तो यस, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेसन में, बहुत ही अच्छे से समझेंगे अगले लेसन को। प्लीज़ फर्स्ट पार्ट और सी वाला सेकंड पार्ट अच्छे से देखो, शेयर कर दो इन सबको, पसंद आता है तो लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।